हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहला दिया हुआ है आयु संरचना क्या है। आयु संरचना हम लोग देखते हैं, बच्चा होता है, बुजुर्ग होते हैं, युवा होता है, महिला होते हैं, महिलाएं होती हैं। इस तरीके से हम लोग जो उनका विभाजन करते हैं, बच्चों को अलग, महिलाओं को अलग, बूढ़े को अलग, युवा को अलग, तो ये एक तरह का विभाजन ही है। विभाजन जो उम्र के हिसाब से विभाजन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयु संरचना। ठीक, किताब में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग समझते हैं आयु संरचना क्या है। आयु समूहों के आधार पर किसी भी राष्ट्र की रचना को आयु संरचना कहते हैं। देखिए यहाँ दिया है, आयु समूहों के आधार पर किसी भी राष्ट्र की रचना को आयु संरचना कहते हैं। मोटे तौर पर 3 प्रकार की आयु संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक नजर हम लोग उस पे डालते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आयु संरचना के प्रमुख वर्ग आयु संरचना के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और पहला इसमें दिया हुआ है बच्चे। पहला नंबर में दिया हुआ बच्चे। कौन बच्चे? जो 0 से 14 वर्ष के बीच में है। यह आश्रित जनसंख्या होती है। ये आर्थिक रूप से उत्पाद नहीं होते। इन्हें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे हैं, ये आश्रित जनसंख्या, यानी कहने का मतलब ये दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, और ये आर्थिक रूप से उत्पाद नहीं होते हैं। इन्हें भोजन भी देना होता है, शिक्षा भी देना होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताएं होती है, ये भी इनको उपलब्ध कराया जाता है। दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए दूसरे नंबर में दिया हुआ है कार्यशील आयु। 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में। 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यशील आयु। यह जनसंख्या के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आर्थिक रूप से उत्पादक होते हैं, जैविक रूप से प्रजनन योग्य होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था का भार उठाते हैं। जो कार्यशील आयु है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में, तो इनमें क्या पाया जाता है, ये आर्थिक रूप से यानी कि पैसों से इनको और प्रजनन के रूप में और देश की अर्थव्यवस्था का भार उठाते हैं उस रूप में। कहने का मतलब है यहाँ से ये लोग जॉब वॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कार लेते हैं, बाइक लेते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं, तो ये जो टैक्स वैक्स वगैरह भरते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कहता है, भार उठाते हैं। लेकिन जो पहला नंबर हम लोग पढ़े हैं बच्चे, वो आश्रित होते हैं किन पे, इन पे। अब ये हम लोग तीसरे नंबर में देखेंगे वृद्ध, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वृद्धजन के बारे में हम लोग देखते हैं। 60 वर्ष से ऊपर के लोग ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं। हालांकि ये अनुभवी होते हैं, जो वृद्ध होते हैं,
लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर इनका खर्च अधिक होता है। ये काफी हद तक कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं। जो कार्यशील आयु है उस जनसंख्या पर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। ठीक है, तो जो वृद्ध है उनको स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकता पाई जाती है, जिसमें खर्च भी होता है, और ये काफी हद तक जिसमें आश्रित होते हैं कार्यशील जनसंख्या पर। और बच्चे भी होंगे, वो भी क्या होंगे, कार्यशील जनसंख्या पर। तो इसलिए कार्यशील जनसंख्या जो है आयु और देश का भार उठाने का कार्य कर रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं आयु संरचना के महत्व। ठीक, आयु संरचना का महत्व के बारे में जानेंगे। इसका महत्व क्या है? भविष्य की योजना स्कूल, अस्पताल और नौकरियों की जरूरत का आकलन करने में मदद करती है। अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, युवा कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, तो ये जब हम लोग विभाजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चलता है हम लोग को कि स्कूल का निर्माण कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, अस्पताल की वहाँ क्या उपलब्धता होनी चाहिए, नौकरियों की वहाँ पर क्या जरूरत होनी चाहिए, आकलन करने में ये मदद करती है। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास के बारे में बता रहे हैं कि आर्थिक विकास कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होने पर विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि कार्यशील जो जनसंख्या है, यानी कि जो युवा वर्ग है, उनका अनुपात अगर भी अधिक होगा तो विकास की संभावनाएं भी अधिक होगी। यहाँ देखिए दिया हुआ है आश्रितता अनुपात क्या है। आश्रितता अनुपात, इससे पता चलता है कि कमाने वाले एक व्यक्ति पर कितने लोग आश्रित हैं। ठीक है, कमाने वाले एक व्यक्ति पर कितने लोग आश्रित हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए हैं कि कार्यशील जो वर्ग है, कार्यशील युवा वर्ग, उसमें बच्चे भी आश्रित हैं और बूढ़े भी आश्रित हैं। तो सबसे ज्यादा भार किस पर पड़ रहा है? कार्यशील पर ही। तो आश्रितता अनुपात के अनुसार हम लोग वही देखेंगे कि एक व्यक्ति कमाने वाला है और उस पर कितने लोग आश्रित हैं, यानी कि खाने वाला है। आइए कुछ और देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रजनन दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। तो प्रजनन दर में हम लोग देखते हैं कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। मृत्यु दर में हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मृत्यु दर कम होती है, जिससे वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, मृत्यु दर में हम लोग देख लिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मृत्यु दर कम तो होती है, जिससे वृद्धों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रवास में हम लोग देखेंगे युवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी स्थानीय आयु संरचना को बदल देता है। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है तो क्या करता है, स्थानीय आयु संरचना को बदल देता है। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में चल जाना जॉब के लिए कुछ युवा वर्ग को, जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था पर भार पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते
इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं आयु संरचना का प्रयोग किया कैसे जाता है, ठीक है, और क्या होता है। देखिए, पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और ब्राजील के प्रकार की किसी भी देश की भविष्य पर उसके आयु संरचना के रूप में गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ बता रहा है, पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और ब्राजील प्रकार की किसी भी देश के भविष्य पर उसके आयु संरचना के रूप में गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्ययवाद। व्ययवाद को हम लोग बोलते हैं अजीज्म, अजीज्म, ठीक है, अजीज्म बोलते हैं। और इसमें क्या करें, आइए हम लोग इसको देखते हैं। व्ययवाद रंग और लिंग के भेद पर आधारित प्रजाति लिंगवाद की भांति आयु पर आधारित भेदभाव को व्ययवाद कहते हैं। कहने मतलब है रंग लिंग के भेद पर आधारित प्रजाति और लिंगवाद की भांति आयु पर आधारित भेदभाव को क्या कहते हैं, व्ययवाद कहते हैं, यानी कि एजिज्म कहते हैं। एजिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1969 में रॉबर्ट बटलर और मायराना लेविन ने किया था। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा, यह वृद्ध व्यक्तियों के प्रति सुविचारित रूप में भेदभाव और रूढ़िबद्ध धारणा प्रदर्शित करने की क्या एक प्रक्रिया है। कौन बोल रहा है, रॉबर्ट बटलर और मायराना लेविन बोल रहे हैं, जो कि सर्वप्रथम एजिज्म शब्द का प्रयोग किए थे कब, 1969 में। यह भेदभाव किसी आयु समूह के व्यक्तियों के पक्ष तथा विपक्ष में हो सकता है। इसमें किसी व्यक्ति अथवा समूह की शारीरिक अथवा मानसिक क्षमताओं के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाओं को प्रदर्शित किया जाता है, जो प्रायः अतार्किक और पूर्वाग्रस्त होते हैं। बहुधा ऐसे पूर्वाग्रहों के साथ भद्दी भाषा जुड़ी होती है। साधारण तौर पर भारत के गांवों में उम्रदराज व्यक्तियों के लिए साठी और नाटी एक मुहावरे का प्रयोग करके इस धारणा का अभिव्यक्ति दी जाती है कि 60 वर्ष के बाद एक व्यक्ति बालक की भांति पुनः नटखट हो जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के लिए सठिया गया है शब्द का प्रयोग कर उनकी मजाक बनाई जाती है। कई स्थानों पर वयोवृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के लिए लड़ने और उनके प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए आजकल कई संगठनों का उदय भी हो गया है, ठीक। आइए इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है उसको देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, वर्ग, जाति, प्रजाति, लिंग के साथ साथ संस्कृति जैविकीय कारकों को नकारती है। उदाहरणार्थ यानी कि उदाहरण के अनुरूप आजकल लंबी आयु बुढ़ापे को पुरुषों के लिए राजनीतिक सत्ता हथियाने या किसी राजनीतिक पद पर आसीन यानी कि कोई बाधा नहीं माना जाता, आसीन यानी कि पद पर बैठे रहने के। कुछ एक विद्वानों जैसे कि ईथल सनाज 1968, कुछ विद्वानों जैसे ईथल सनाज ने अपने लेखों में इस विचार को जमकर आलोचना की है कि अधिक उम्र के व्यक्ति श्रमिक बाजार के लिए उपयोगी नहीं होते और न ही वे अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिकाओं को ठीक प्रकार से अदा करने के योग्य होते हैं। इसके विपरीत सनाज ने अपनी शोध के आधार पर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि व्ययवाद वंचन की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को संरचित पारस्परिकता की ओर धकेल दिया गया। संरचित पारस्परिकता क्या है, ये मतलब आदमी जो है ना निर्भर हो जाता है यानी कि वो मजबूर हो जाता है निर्भर होने के लिए। यदि मान लीजिए कोई 60 साल का बूढ़ा है और चल फिर नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है,
तो किसी दूसरे पर निर्भर ही न रह जाएगा, तो निर्भर होना इसका क्या हो जाता है, एक मजबूरी हो जाता है। यही संरचित पारस्परिकता के अंतर्गत इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो संरचित पारस्परिकता आप लोग समझिए कि पूरी तरह से किसी पर निर्भर हो जाना, सिंपल सी भाषा में। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं समूहवाद। चलिए यहाँ हम लोग समूहवाद के बारे में देखते हैं। इस शब्द की रचना एमिल बेनियत सुमिलियन द्वारा ग्रीक शब्द एजिलिक से की, जिसका प्रयोग समूह के अर्थ में किया जाता है। एजिलिक का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, समूह के रूप में किया जाता है। समूहवाद से तात्पर्य ऐसे सामान्य समाजशास्त्री सिद्धांत से है जिसमें सामाजिक समूह को कारणात्मक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। समूहवादी विचारधारा का उद्भव हमें फ्रेंच लेखकों जैसे कि लुई द बोनाल्ड, जोसेफ द मेस्त्र की कृतियों में देखने को मिलता है, जिसका यह मानना है कि सामाजिक समूह का अस्तित्व व्यक्ति से पहले होता है और यही उसके अस्तित्व की रचना करता है, उसके व्यक्तित्व की रचना करता है, अस्तित्व बोल दिया, सॉरी। संस्कृति और समस्त उच्च मूल्यों का स्रोत समूहवाद है। संस्कृति और समस्त उच्च मूल्यों का स्रोत क्या है, समूहवाद है। इस धारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सामाजिक घटनाओं तथा परिवर्तनों को व्यक्तियों की वृद्धि इच्छा मात्र से न तो प्रभावित किया जा सकता है और न ही ये प्रभावित होते हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्रवाद की विचारधारा समूहवाद की धारणा से अनुप्राणित है, यानी कि प्रेरित है। ठीक है, इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं कि समूहवाद शब्द की रचना कौन किया था, एमिल बेनियत सिमुलियन। ठीक, ये था। और समूहवादी विचारधारा का उद्भव हम लोग फ्रेंच के लेखक के द्वारा मिलता है, लुई द बोनाल्ड और जोसेफ द मेस्त्र। ठीक है, और दुर्खिम भी इसमें समाजशास्त्रवाद की विचारधारा में समूहवाद की धारणा से क्या है, अनुप्राणित है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी ये थोड़ा लंबा है, तो इसको हम कल देखते हैं।